फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आज की क्लास की शुरुआत हम हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है जिंदगी में यदि कुछ सीखना है तो बीते हुए वक्त से सीखिए। जिंदगी में यदि कुछ सीखना है तो बीते हुए वक्त से सीखिए, क्योंकि बीते हुए लम्हे से बढ़कर और कोई पाठशाला नहीं होती। क्योंकि बीते हुए लम्हे से बढ़कर और कोई पाठशाला नहीं होती। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम कई बार हमारे जीवन में असफलता को प्राप्त करते हैं, हमें जल्दी से सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो उन्हीं असफलता जो हुई है उनसे हम सीख कर कि हमने पिछले टाइम में कौन कौन सी गलतियां की थी जिस वजह से हम लोग सफलता को प्राप्त नहीं कर सके, तो उन्हीं गलतियों से सीख कर उनको हम लोग सुधार करते हुए हम लोग हमारी सफलता को सुनिश्चित करने में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम हमारे टॉपिक को देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन की बात कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने काफ़ी सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको लिखने के क्या क्या रूल होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या फर्क होता है, और हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, या फिर हम उस रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उसको देखकर हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सारी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। जनरली कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या फिर रासायनिक समीकरण क्या होती है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमें कहाँ पर फोकस रखना है। लेकिन हमें जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहां तक पहुँचने के लिए पहले इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो एक तो ये बनता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से हमें किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन बनता है। या फिर अगर हम बात करें तो इस क्लास के आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में बहुत सारे टाइप्स की क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो वहां से जनरली क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, तो उनको भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि साइंस रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। आप इसको समझते हुए चलेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी। अब हम शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। तो हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन आपने इतने दिनों में जो मेरी क्लास में पढ़ा था उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है।
तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को कोई भी अगर प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कच्चे माल की जरूरत होती है, कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया उसी से रिलेटेड है। हम लोग ये बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो कच्चा पदार्थ क्या करेंगे? आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? एक किसी भी नए प्रकार का पदार्थ बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो ये पूरी की पूरी हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। तो बिल्कुल सिंपल है, कच्चे पदार्थों से यूजफुल जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वही क्या होती है? एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया तो यहाँ पर हम जनरली केमिकल्स की बात करते हैं, हम लोग रसायनों की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई होप रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे, मैं इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे मैंने बोला पदार्थ, तो यहाँ पर जो पदार्थ होंगे उनको हम लोग बोलते हैं क्रियाकारक। रिएक्टेंट्स और ये क्रियाकारक जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये निर्माण करते हैं, इनको हम लोग अभिकारक भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो पदार्थ का निर्माण होगा, जिन पदार्थों का निर्माण होगा वो हो जाएंगे क्रियाफल, या फिर इनको हम लोग बोल सकते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। ये हो गई एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ हम लोग लेंगे उनका हम लोग पूरा का पूरा नाम लिखते हैं। जैसे हमको कोई भी पदार्थ बनाना है तो जैसे मैंने लिया उसमें जल, तो मैं लिखूंगी वहां पर H2O और H2O का पूरा नाम जल। इसी तरीके से मैं जैसे ले रही हूँ अमोनिया, तो अमोनिया को जैसे हम अगर सूत्र में लिखेंगे तो NH3, लेकिन मैंने बोला नाम लिखेंगे पूरा का पूरा, तो वहां पर क्या हो जाएगा NH3 सूत्र हो जाएगा और नाम लिखेंगे तो अमोनिया। तो जब हम कच्चे पदार्थ या क्रियाकारक और उत्पाद को उनके पूरे के पूरे नाम लिखकर किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएंगे तो वो हो जाएगी एक तरह की अभिक्रिया। और जब हम आगे बढ़ेंगे समीकरण, इक्वेशन, तो हम लोग, आपको पता है कि समय का बहुत अभाव है, समय को बहुत ज्यादा उपयोग में लेने की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत होती है। तो हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग एक ही अभिक्रिया को बार बार लिखेंगे तो उसमें बड़े बड़े नाम लिखेंगे। हम लोग बाद में उनको उनके सूत्रों के द्वारा दर्शाएंगे, उनके जो सिंबल्स हैं उनके द्वारा हम दर्शा के कम समय में हम लोग अधिक चीजें सीख सकते हैं। इसीलिए हम लोग बाद में रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में उनके प्रतीकों के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर, मुझे एक अभिक्रिया में लिख देती हूँ उदाहरण के लिए आपके लिए।
जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाएगी अमोनिया गैस। अब देखो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को H2 से नहीं लिखा, इसका अपन ने पूरा का पूरा नाम लिखा। इसी तरीके से नाइट्रोजन को भी हमने N2 से नहीं लिखा, पूरा का पूरा मतलब नाइट्रोजन गैस लिखा। इसी तरीके से अमोनिया को भी हमने NH3 नहीं लिखा, अपन ने पूरा का पूरा नाम लिखा, मतलब अमोनिया लिखा। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में हम किसी भी पदार्थों को, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, क्रियाकारक हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो हम जब क्रियाकारक और उत्पाद को पूरे नाम के द्वारा लिखकर दर्शाते हैं तो वो क्या प्रदर्शित करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं, केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करती हैं। तो आई होप रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब देखो, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं उत्पादों को उनके सिंबल्स के द्वारा दर्शाते हैं, प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों रिएक्टेंट्स, क्रियाकारकों तथा उत्पादों प्रोडक्ट्स को उनके प्रतीकों के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा दर्शाते हैं, प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम यहाँ पर क्रियाकारक और उत्पाद को कैसे लिखेंगे, उनके प्रतीक के द्वारा, उनके सिंबल्स के द्वारा हम लोग उसको लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है। अब यदि यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यदि मुझे इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगी H2N2 और फिर ये बन जाएगा यहाँ पर NH3 अमोनिया। तो देखो मैंने बहुत ही कम समय में इन जो ये पदार्थ है क्रियाकारक और उत्पाद, इनको इनके सूत्रों के द्वारा लिख दिया। तो यहाँ पर हम सिंबल्स को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया को यदि बैलेंस करना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा N2 3H2 से बन जाएगा 2NH3।
ये मैंने कैसे लिखा है, ये बहुत ही सिंपल है। आपको बस चेक करना है कि जैसे इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड भी उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए, जितने नाइट्रोजन इधर हैं उतने नाइट्रोजन इधर भी होने चाहिए, और जिस संख्या से गुणा करने पर दोनों तरफ यानी कि क्रियाकारक और उत्पाद की तरफ बराबर मात्रा में परमाणु प्राप्त हो जाएंगे, उस उचित संख्या से हमें क्या करना है, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखो N2, मैंने यहाँ पर 3H2 इसलिए लगाया क्योंकि देखो यहाँ पर N2 था तो हमने यहाँ पर N को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने N को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने हो गए, 6 हो गए। अब अपने को पता है कि उधर 6 हाइड्रोजन है तो इधर भी 6 होने चाहिए, तो अपने पास पहले कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, और 6 करने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे आप किसी भी अभिक्रिया को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। तो ये है हमारी रासायनिक समीकरण। अब हम आगे ये देखेंगे कि इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। अब नियम को मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, एक बार के लिए मैं हटा रही हूँ इसको। यही को इन्हीं को अपन वापस लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे ताकि अपना एक ही स्लाइड के अंदर सारी की सारी अपने को चीजें समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर रासायनिक समीकरण लिखने के नियमों की बात करूं तो कुछ नियम है जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि हम लोग पहली बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उत्पादों को हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो अभी आपको जैसे अभिक्रिया में भी समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर अभिकारक या मैं अगर रिएक्टेंट्स की बात करूं तो ये किस साइड हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे। और यदि मैं उत्पादों की बात करूं यदि प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये किस साइड होने चाहिए, राइट हैंड साइड होने चाहिए। तो पहला नियम आपको समझ में आ रहा होगा, जिसे मैं अभिक्रिया वापस लिख देती हूँ यहाँ पर कहीं पर भी। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हमने लिखा था इस तरीके से N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। तो देखो पहला नियम यही है, ये हमारे क्या है, क्रियाकारक है तो इनको हमने किस साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा। और अमोनिया क्या है, उत्पाद है तो इसको हमने किस साइड लिखा, राइट हैंड साइड लिखा। तो पहला नियम बहुत ही सिंपल है। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो जो क्रियाकारक और उत्पाद होते हैं उनके बीच में हम लोग एक तीर के निशान के द्वारा अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एरो होते हैं ये कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में सिंगल एरो होता है, किसी में डबल एरो होता है। जब ये हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी में हम इस तरीके से लिखते हैं, किसी अभिक्रिया में हम इस तरीके से लिखेंगे, तो इनका मतलब आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में यदि हमें किसी पदार्थ की अवस्था को प्रदर्शित करना है, क्योंकि हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया से उनकी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, यदि हमें दर्शाना है तो हम उनके ब्रैकेट में उनकी अवस्थाओं के नाम के आधार पर उनका फर्स्ट लेटर लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी कि भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए भौतिक, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एरो का निशान लगाया, तो पहला नियम समझ में आ गया होगा, दूसरा एरो वाला भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नियम की यदि हम लोग बात करें तो भौतिक अवस्था
कैसे लिखेंगे, यदि वो ठोस अवस्था में है तो S लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और यदि वो द्रव अवस्था में है तो ब्रैकेट के अंदर L लिख देंगे, और यदि वो गैसीय अवस्था में है तो हम लोग G लिख देंगे ब्रैकेट में, और यदि जलीय विलयन की अवस्था में है तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे AQ। जैसे यहाँ पर मैं अगर अभिक्रियाओं के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है, तो मेरे को अगर यदि इसकी भौतिक अवस्था लिखनी है तो ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगी, G लिख दूंगी। इसी तरीके से यदि मुझे हाइड्रोजन का लिखना है तो हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस होती है, तो यहाँ पर भी मैं G लिख दूंगी। इसी तरीके से अमोनिया भी क्या होती है, G होती है, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगी, ब्रैकेट के अंदर G लिख दूंगी। यानी कि यहाँ पर तो एक्चुअली ये अभिक्रिया ऐसी है जिसमें सारे के सारे जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में है, इसलिए हमने G लिखा, लेकिन सारे के सारे पदार्थ गैसीय अवस्था में नहीं होंगे। जब हम अलग अभिक्रिया की बात करेंगे तो वहां पर पदार्थ की अवस्था अलग अलग होगी, तो वहां पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये किस अवस्था में है, तो इस तरीके से हम लोग उनके ब्रैकेट के अंदर उसकी अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है वो एक निश्चित ताप, दाब या फिर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, तो इन सब चीजों को, ताप, दाब और उत्प्रेरक को हम लोग ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम लोग शो करते हैं। तो चौथा हमारा पॉइंट हो जाएगा ताप, दाब और उत्प्रेरक। तो यहां पर मैं लिख देती हूं ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर व उत्प्रेरक की यदि हम लोग बात करें, कैटेलिस्ट आदि को हम लोग कहां पर दर्शाते हैं, तो इनको हम लोग दर्शाते हैं तीर के निशान पर। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम हैं। वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो ये थे कुछ नियम। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी अभिक्रिया में ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि को दर्शाने के लिए उसको लिखा जाता है। फिर ऑप्शन में आएंगे क्रियाकारक के साथ जोड़ा जाता है, या फिर उत्पाद के साथ जोड़ा जाता है, या फिर उनको तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीर के निशान के ऊपर लिखकर उनको दर्शाया जाता है। तो ये थे हमारे नियम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के, और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और आगे वाली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हमें किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या फिर किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। अब बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो पता होता है, रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत सारी तरह की पता होती है। वो सोचते हैं कि मुझे ये भी लिखना आता है, वो भी लिखना आता है, इनके नाम भी मुझे पता होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको पता है आपसे एक कदम हमेशा आगे चलता है। इसीलिए आपको भी अपनी तैयारी को इस प्रकार से करना है कि एग्जामिनर कुछ भी सोचे, किसी भी तरह का वो क्वेश्चन बनाए, वो आप सोल्व कर सके। तो आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।